अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि अचानक यून चे ने शियाओ ली के सामने घुटने टेक दिए। उसने सीधे अपने ग्रैंडफादर की आंखों में देखा और अपनी पूरी जान लगाकर एक एक शब्द साफ साफ बोला, ग्रैंडफादर, वो इंसान कोई और नहीं, मैं हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, लिंगसी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। ये सुनते ही शियाओ लिंगसी को लगा जैसे वक्त थम गया हो। लिटिल चे, ये वो शब्द थे जो वो पूरी जिंदगी सुनना चाहती थी, लेकिन समाज और रिश्तों के डर से कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। आज यून चे ने उसके और ग्रैंडफादर के सामने ये बोल दिया था। शियाओ लिंगसी भी धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीमी आवाज में कहा, ग्रैंडफादर, अगर लिटिल चे किलोमीटर दूर है तो मैं इस जन्म में कभी शादी नहीं करूंगी। उसने भी अपना फैसला सुना दिया था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके दिल का सारा बोझ, सारा डर गायब हो गया। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा आजाद हो गई हो। अब रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता नहीं थी, बस सुकून यह था कि उसने अपने दिल की बात कह दी थी। अब आगे माहौल एकदम शांत था। शियाओ ली के चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था, न झटका और न ही निराशा। वो बिल्कुल शांत थे। फिर उन्होंने अपनी पीठ उन दोनों की तरफ घुमा ली और एक दुख भरी आह छोड़ी। यून चे ने डरते हुए सिर उठाया, ग्रैंडफादर। तभी शियाओ ली हंसे हो, और ये हंसी बहुत ही जेंटल थी। तुम दोनों ने आखिरकार इतने सालों बाद अपनी ट्रू फीलिंग्स बता ही दी। यून चे की आंखों में शौक था। ग्रैंडफादर, क्या आपको पहले से? शियाओ ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को बचपन से साथ बड़े होते देखा है। तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे के चिपके रहते थे। जब तुम 16 साल की उम्र में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी छोड़कर गए थे, तब से 11 ने हर दिन तुम्हारी चिंता की है। वो सुबह से शाम तक बस तुम्हें याद करती थी। ये प्यार भाई बहन वाला नहीं था। मुझे तभी समझ आ गया था कि 11 के दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वो प्योर लव है। और जब उसे पता चला कि तुम ब्लड रिलेटेड नहीं हो, तब तो ये प्यार और गहरा हो गया। शियाओ ली ने आसमान की तरफ देखा और बोले, मुझे चिंता इस बात की नहीं थी कि तुम लोग पहले बुआ भतीजे के रिश्ते में थे। मुझे डर यह था कि कहीं 11 का प्यार एक तरफा न रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी जिंदगी दुखी रहे। यून चे और लिंगसी दोनों सन्न रह गए। लिंगसी ने यकीन नहीं करते हुए पूछा, फादर, क्या आपको सच में कोई एतराज नहीं है? शियाओ ली ने सिर हिलाया, तुम दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है और तुम दोनों का खून का रिश्ता भी नहीं है। ऊपर से तुम दोनों मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं पुराने ख्यालों का हूं, लेकिन मैं पत्थर दिल या जिद्दी नहीं हूं। लिंगसी ने पूछा, तो फिर आप जो पिछले कुछ दिनों से शादी की रट लगा रहे थे, वो क्या था? शियाओ ली ने एक आह भरी, वो इसलिए क्योंकि मुझे चिंता थी। मुझे पता था कि तुम चेया को चाहती हो, लेकिन चेया, वो जिस मुकाम पर पहुंच चुका है वो बहुत ऊंचा है। उसकी बाकी पत्नियां देखो, कोई एक देश की एम्प्रेस है, कोई पूरे रियल्म की एम्प्रेस है, तो कोई फीनिक्स गॉडेस है। उनके सामने तुम एक आम इंसान हो। मुझे डर था कि इतनी महान औरतों के बीच रहकर कहीं चेया तुम्हारे प्यार को भूल न जाए या उसे वो फील ना आए। इसलिए मैं बस टेस्ट कर रहा था। शियाओ ली ने मुस्कुराते हुए यून चे की तरफ देखा, लेकिन जिस तरह से चेया ने घुटने टेक कर बात की और उसके चेहरे पर जो घबराहट थी, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि मेरी सारी चिंता बेकार थी। जो मुझे चाहिए था वो सब परफेक्ट है। लिंगसी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यून चे ने एक गहरी सांस ली और अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहा, ग्रैंडफादर, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी जिंदगी लिंगसी का ख्याल रखूंगा। शियाओ ली बोले, अगर तुम हो तो मुझे 11 के फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है। बस एक बात है, उन्होंने थोड़ा सीरियस होकर कहा, भले ही तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो, लेकिन ये दुनिया बेवकूफों से भरी है और गॉसिप बहुत जहरीली होती है। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो इल्यूसरी डीमन रियल में करना, यहां नहीं। ठीक है? यून चे ने बिना एक पल की देरी किए मान लिया। उसने लिंगसी की तरफ देखा और लिंगसी ने उसकी तरफ। दोनों की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। उन्हें हमेशा लगता था कि ग्रैंडफादर उनके प्यार के बीच दीवार बनेंगे, लेकिन आज पता चला कि सबसे बड़ी रुकावट तो वो खुद थे। यून चे सबसे बुरे रिजल्ट के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन आज जो हुआ वो इतना परफेक्ट था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो डर, वो दीवार जिसे वो और शियाओ लिंगसी कभी छूने की हिम्मत नहीं करते थे, वो आज एक पल में गायब हो गई थी।
कुछ समय के बाद यूनचे फिर से गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के आखिरी छोर पर खड़ा था। गोल्डन क्रो सोल की फैंटम गोल्डन रोशनी के बीच प्रकट हुई और उसने भारी आवाज में पूछा, यूनचे, तुम इस बार फिर क्यों आए हो? यूनचे ने सीधा मुद्दा उठाया और पूछा, गोल्डन क्रो सोल, क्या आपने कभी वर्ल्ड डिफाइंग हेवन मैनुअल का नाम सुना है? गोल्डन क्रो सोल ने नफरत से एक स्नोट किया। वर्ल्ड डिफाइंग हेवन मैनुअल? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। नाम से ही लग रहा है कि ये कोई प्रोफाउंड आर्ट है। हम्फ, अपने नाम में वर्ल्ड डिफाइंग लगाने की हिम्मत करना कितनी बड़ी गुस्ताखी है। यूनचे सन्न रह गया। उसे लगा था कि गोल्डन क्रो जैसा एंशिएंट एंटिटी तो पक्का जानता होगा। उसने मायूस होकर बुदबुदाया, अगर आपको भी नहीं पता तो ये बहुत अजीब है। आखिर उन शब्दों में लिखा क्या है? गोल्डन क्रो सोल ने पूछा कि आखिर उसने ये नाम सुना कहां से। यूनचे ने वो मिस्टीरियस ब्लैक जेड निकाला और बताया कि ये पत्थर लिंक्सी के पास रिएक्ट करता है और अजीब स्क्रिप्चर दिखाता है। गोल्डन क्रो सोल भी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने ऑर्डर दिया, वो टेक्स्ट मुझे लिख कर दिखाओ। यूनचे ने अपनी आंखें बंद की, फोकस किया और गोल्डन क्रो फ्लेम्स का इस्तेमाल करके हवा में वो 4 अजीब शब्द बना दिए जिनका मतलब था वर्ल्ड डिफाइंग हेवन मैनुअल। काफी देर तक गोल्डन क्रो सोल की गोल्डन आंखें उन जलते हुए शब्दों को स्कैन करती रहीं, लेकिन अंत में उसने अपनी रोशनी वापस खींची। गोल्डन क्रो सोल, क्या आप भी इन शब्दों को नहीं पहचानते? यूनचे ने उम्मीद के साथ पूछा। जवाब सीधा था, न कभी देखा न कभी सुना। अब यूनचे की कंफ्यूजन और बढ़ गई। अगर गोल्डन क्रो जैसा एंटिटी इसे नहीं जानता तो लिंक्सी, जो प्रोफाउंड वे में इतनी कमजोर है, वो इसे कैसे पहचानती है? यूनचे ने जेड को कसकर पकड़ लिया। क्या सच में ये पत्थर लिंक्सी की ऑरा को पसंद करता है? गोल्डन क्रो सोल ने गंभीरता से पूछा, वो शियाओ लिंक्सी किस कल्टिवेशन रियल्म पर है और कौन सी आर्ट प्रैक्टिस करती है? यूनचे थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वो बस ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के 7वें लेवल पर है और एक लो लेवल ईगल आर्ट सीखती है। गोल्डन क्रो सोल थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, यहां से जाओ और उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। यूनचे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ गई थी। उसने कहा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं अब इसके बारे में और छानबीन नहीं करूंगा। गोल्डन क्रो सोल थोड़ा सरप्राइज हुआ। हम्फ, लगता है तुम्हें डर है कि उस लड़की पर कोई मुसीबत न आ जाए। यूनचे ने सिर हिलाया। हां, लिंक्सी प्रोफाउंड वे की दुनिया से दूर है। वो पावर के पीछे नहीं भागती। अगर इस राज को जानने की कीमत उसे मुसीबत में डालना है तो मैं मान लूंगा कि ये पत्थर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यूनचे ने उस मिस्टीरियस ब्लैक जेड को वापस स्काई पॉइजन पर्ल में डाल दिया और तय कर लिया कि अब वो इसे कभी बाहर नहीं निकालेगा। चाहे वो कुछ भी हो, उसे हमेशा के लिए शांत रहने दो। गोल्डन क्रो सोल हंसा, अगर यही तुम्हारी च्वाइस है तो ठीक है। वैसे भी तुम जिस लेवल पर हो, तुम्हें तब तक और ताकत ढूंढने की जरूरत नहीं है जब तक तुम रियल्म ऑफ दी गॉड्स नहीं जाना चाहते। रियल्म ऑफ दी गॉड्स का नाम सुनते ही यूनचे की आंखों में चमक आ गई। उसे जैस्मीन से जो मिलना था। गोल्डन क्रो सोल ने उसे मोटिवेट किया कि तुम जैसा फ्रीक अगर वहां जाएगा तो तबाही मचा देगा। लेकिन अफसोस, गोल्डन क्रो सोल वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। यूनचे ने मुट्ठी भींचते हुए कसम खाई, अगले 5 साल के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रियल्म ऑफ दी गॉड्स जाना ही है। उसे ताकत का लालच नहीं था, उसे बस जैस्मीन को दोबारा देखना था। जाते जाते गोल्डन क्रो सोल ने हुआन काई, लिटिल डेमन एम्प्रेस की मां के बारे में पूछा। यूनचे ने कंफर्म किया कि उसके पास इलाज है, लेकिन कुछ महीने इंतजार करना होगा। गोल्डन क्रो सोल ने कहा कि अगर इलाज काम कर गया तो वो हुआन काई को कुछ देना चाहता है। इसके बाद यूनचे वापस अपनी दुनिया में लौट आया। अगले कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। शियाओ ली और लिंक्सी आराम से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रह रहे थे। शियाओ यून और उसकी पत्नी मजे में घूम रहे थे। कांग युए ने ब्लू वाइन नेशन की कमान फिर से संभाल ली थी और साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया था। सुलिंगर यूनचे की मदद करने के लिए मेडिकल स्किल्स में दिन रात मेहनत कर रही थी। उधर शिया युआनबा एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी में सेंट एम्परर की गद्दी संभाल रहा था। वो अभी भी अपनी पोजीशन के हिसाब से छोटा था, लेकिन यूनचे के सपोर्ट और अपनी टायरानिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स की वजह से सब कंट्रोल में था। बस अफसोस, सिया किंग्यू की कोई खबर नहीं थी। यूनचे ने अब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उसका टारगेट क्लियर था, 5 साल में सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म को पार करना और डिवाइन वे हासिल करके रियल्म ऑफ दी गॉड्स जाना। लेकिन ट्रेनिंग के लिए स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस जाने से पहले यूनचे ने फैंग शुएर को एक वादा याद दिलाया। वो उसे एक खास जगह ले जाना चाहता था।
ये जगह थी 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज। यूनचे और फैंग शुएर हवा में उड़ते हुए उस काले पहाड़ों की रेंज की तरफ बढ़ रहे थे। यूनचे ने समझाया कि भले ही ये जगह छोटी है, लेकिन यहाँ सेंटर में फीनिक्स ऑरा की वजह से बहुत सारे प्रोफाउंड बीस्ट्स रहते हैं। ये वही जगह थी जहां सालों पहले यूनचे और कांग युए दुश्मनों से बचते हुए गिरे थे और उन्हें फीनिक्स क्लैन मिला था। उस वक्त फीनिक्स क्लैन एक श्राप, कर्ज झेल रहा था, जिसकी वजह से वो कभी एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेल्म से आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन यूनचे ने उनका श्राप तोड़ दिया था। फैंग शुएर ने इमोशनल होकर कहा, बिग ब्रदर यू ने उनकी जिंदगी बदल दी थी, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। वो दोनों उड़ते हुए ठीक 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के सेंटर के ऊपर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने लगे उन्हें एक अजीब ऑरा महसूस हुई। फैंग शुएर चिल्लाई, कितनी स्ट्रॉन्ग फीनिक्स ऑरा है। नीचे जाकर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा इनविजिबल बैरियर पूरे इलाके को घेरे हुए था। यूनचे ने अपना हाथ उस बैरियर पर रखा और उसका हाथ आसानी से आर पार हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये एक वन वे बैरियर है। जिनके पास फीनिक्स ब्लड लाइन है वो अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बाहर तो आ सकते हैं पर अंदर नहीं जा सकते। यूनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है फीनिक्स सोल ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैरियर बनाया है ताकि वो शांति से ग्रो कर सके। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो दोनों वापस जाने ही वाले थे कि तभी बैरियर के अंदर से दो बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकले। एक लड़की जो लाल कपड़ों में किसी तितली जैसी लग रही थी, हंसते हुए आगे भाग रही थी, और उसके पीछे एक लड़का जो घबराया हुआ था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लड़का चिल्ला रहा था, सियानर रुको, बाहर जाना खतरनाक है, मॉम डैड डांटेंगे। लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, बाहर कोई मॉन्स्टर नहीं है। यूनचे और शुएर हवा में रुक गए। यूनचे ने उन बच्चों को पहचान लिया। उसने धीरे से आवाज दी, जुएर, सियानर। ये वही जुड़वा बच्चे थे, फैंग जुएर और फैंग सियानर, जो 8 साल पहले छोटे बच्चे थे। अब वो बड़े हो चुके थे और उनकी ऑरा बता रही थी कि वो अर्थ प्रोफाउंड रियल्म पर पहुंच चुके हैं। यूनचे का दिल खुशी से भर गया। श्राप टूटने के बाद ये बच्चे इतनी तेजी से ग्रो कर रहे थे कि उन्होंने ब्लू वाइन नेशन के बड़े बड़े जीनियसेस को पीछे छोड़ दिया था। वैली के किनारे पर जहां फैंग सियानर अपनी बाहें फैलाकर ठंडी माउंटेन ब्रीज को एंजॉय कर रही थी, वो खुश थी, एकदम फ्री फील कर रही थी, और बोलती है कि अगर पनिशमेंट्स का डर न होता तो वो यहीं सो जाती। लेकिन तभी उसके पीछे से फैंग जुएर बुरी तरह हांफते हुए आता है। हालांकि जुएर की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अपनी बहन से 2 स्मॉल स्टेजेस ज्यादा थी, पर वो डरा हुआ था। वो घबराते हुए बोलता है, सियानर, हम बैरियर से बहुत दूर आ गए हैं, ये जगह डेंजरस है, अगर कोई प्रोफाउंड बीस्ट आ गया तो। सियानर हंसते हुए कहती है कि वो नहीं डरती, क्योंकि उसकी स्पीड अब बहुत तेज है। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने कहा, मुझे बाहर की वर्ल्ड देखनी है और बिग ब्रदर सेवियर यूनचे से मिलना है। पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या उन्होंने बिग सिस्टर एक्सियो से शादी कर ली होगी। जुएर उसे खींचते हुए वार्निंग देता है कि उन्हें वापस बैरियर के पास जाना चाहिए, और यहीं पर एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। उसी वैली में छिपे हुए यूनचे और फैंग शुएर ये सब देख रहे थे। यूनचे के चेहरे पर एक स्माइल आ गई जब उसने देखा कि ये बच्चे अभी भी उसे और उसकी दी हुई सीख को याद रखते हैं। यूनचे ने शुएर से कहा, चलो अब चलते हैं, इनसे मिलने का ये सही टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने वाले थे तभी वैली से एक भयानक बीस्ट की रोर सुनाई दी। आवाज बहुत पास थी। जुएर का चेहरा पीला पड़ गया, सियानर भागो। लेकिन सियानर डरी नहीं बल्कि एक्साइटेड हो गई। उसे लगा वो अपनी ट्रेनिंग शो कर पाएगी। पर तभी उनके सामने एक जायंट ब्लू ग्रेव वुल्फ आ गया। ये वुल्फ 3 मीटर ऊंचा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी बॉडी से एक बर्सक फिंडिश ऑरा निकल रहा था। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि सियानर डर के मारे फ्रीज हो गई, वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी जुएर चिल्लाया, सियानर डॉज। जुएर ने अपनी जान की परवाह किए बिना सियानर को धक्का दिया और खुद आगे कूद गया। उसकी बॉडी पर स्कारलेट फीनिक्स फ्लेम्स जल उठीं और उसने मीटियो फ्लेम्स के साथ वुल्फ पर अटैक कर दिया। लेकिन जुएर की फ्लेम्स असली वर्ल्ड ओड ऑफ दी फीनिक्स वाली नहीं थी, इसलिए वो कमजोर थी। वुल्फ ने गुस्से में अपने पंजों से एक विंडस्टॉर्म क्रिएट किया जिसने जुएर की फ्लेम्स को बुझा दिया और उसे उठाकर एक चट्टान पर दे मारा। जुएर दर्द से कराह उठा। सियानर रोते हुए उसकी तरफ भागी, लेकिन वुल्फ ने अपना टारगेट बदल दिया और अब वो सियानर की तरफ झपटा। लेकिन सीन ये था कि जुएर ने हार नहीं मानी। वो अपनी चोट को इग्नोर करके बिजली की रफ्तार से भागा और उसने अपनी फीनिक्स फ्लेम्स की एक स्ट्राइक उस वुल्फ की कमर पर मारी।
वैसे तो ये अटैक डर की वजह से कमजोर था, लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही फ्लेम्स ने वुल्फ को टच किया, वो बीस्ट चीखा, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई और वो वही ढेर हो गया। जुएर हैरान था। वो अपने हाथों को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट को मार दिया। असल में ये दूर खड़ी फैंग शुएर का काम था, जिसने चुपके से अटैक किया था। जुएर दर्द से जमीन पर गिर गया। सियाना रोते हुए उसके पास आई और माफी मांगने लगी। जुएर ने हीरो बनते हुए कहा, मैं ठीक हूं। ये छोटी सी खरोंच है, मुझे बिग ब्रदर सेवियर जैसा आदमी बनना है, तो ये दर्द कुछ भी नहीं। युनचे और शुएर ने दूर से ये भाई बहन का प्यार देखा। युनचे ने चुपके से अपने हाथ घुमाए और 2 सोल फ्रैगमेंट्स उन दोनों भाई बहन की सोल में भेज दिए, जिनमें वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ द फीनिक्स के पहले 6 स्टेजेस थे। साथ ही उसने 30 ओवरलॉर्ड पैलेट्स का एक जेड बॉक्स उनके रास्ते में बैरियर के पास छोड़ दिया। जब बच्चे वापस जा रहे थे, उन्हें वो जेड बॉक्स मिला और अचानक उनके दिमाग में वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ द फीनिक्स की नॉलेज आ गई। वो एकदम शॉक्ड और खुश थे। उन्हें लगा ये कोई चमत्कार है और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को बताने के लिए भाग गए। इसके बाद युनचे और शुएर वहां से निकलकर 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज को पार करते हुए स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस पहुंचे। यहां युनचे ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सारे इविल गॉड गेट्स बंद कर दिए। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तुरंत गिरकर सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 1 पर आ गई। उसने अपनी भारी भरकम हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड उठाई, जो अब उसे बहुत हैवी लग रही थी। उसने फैंग शुएर से कहा, शुएर, अपनी 30% स्ट्रेंथ यूज करो और मुझ पर अटैक करो। युनचे अब बिना किसी चीट या इविल गॉड आर्ट्स के अपनी बेसिक फॉर्म में गॉड रेल्म के लिए खुद को ट्रेन करने वाला था। शुएर ने फीनिक्स फ्लेम्स के साथ अटैक किया और स्नो रीजन में धमाके शुरू हो गए। 6 महीने का समय बीत जाता है। अब ब्लू वाइंड नेशन और फ्रोजन क्लाउड आसगर्ड पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे सुप्रीम पावर्स बन चुके थे। फ्रोजन क्लाउड आसगर्ड का रिकंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था और वो पहले से डबल साइज का हो गया था। लेकिन असली एक्शन चल रहा था स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस के नॉर्थ में। वहां फीनिक्स बैरियर के अंदर धमाकों की आवाजें आ रही थी। युनचे अपनी हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड लेकर फैंग शुएर के साथ पिछले 6 घंटों से नॉन स्टॉप फाइट कर रहा था। अचानक एक फीनिक्स एरो सीधा युनचे के चेस्ट पर लगा और वो किसी कैनन बॉल की तरह उड़ता हुआ पीछे जाकर बैरियर से टकराया। युनचे जमीन पर गिर गया, एकदम एग्जॉस्टेड। फैंग शुएर खुश होकर बोली, बिग ब्रदर यू, आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। आज मुझे अपनी 70% स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ी। सीन ये था कि युनचे ने पिछले 6 महीनों में सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 1 से लेवल 5 तक जंप लगा ली थी। ये ग्रोथ स्पीड इतनी डेंजरस थी कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात, वो बिना इविल गॉड आर्ट्स यूज किए अपनी नॉर्मल स्टेट में फैंग शुएर की 70% पावर को टक्कर दे रहा था। तभी युनचे की फ्रोजन क्लाउड सेलेस्टियल सोल फ्लैश हुई। खबर मिली कि फैंग हैंगकॉन्ग, शुएर के पिता, उससे मिलने आए हैं। युनचे ने शुएर को वापस भेज दिया क्योंकि उसे अकेले में कुछ सोचना था। जब शुएर चली गई तो युनचे ने स्काई पॉइजन पर्ल से एक काली तलवार निकाली, एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड। ये वही प्रिमोडियल डेविल स्वॉर्ड थी जो शुआनयुआन बेंटियन के पास थी। इसके अंदर एक डेविल आर्ट छिपा था, इल्यूसरी डेविल टोम ऑफ एटर्नल नाइट। युनचे कंफ्यूज था। क्या उसे ये टेक्निक सीखनी चाहिए? ये बहुत पावरफुल थी, लेकिन इसमें डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी यूज होती थी, जो जैस्मीन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसे डर था कि कहीं इसका यूज करके उसकी पर्सनालिटी खराब ना हो जाए। युनचे अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके कान में एक आवाज आई, मास्टर, क्या कर रहे हो? ये होंगर थी। वो लालची नजरों से उस डेविल स्वॉर्ड को देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और मुंह से लार टपक रही थी। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इससे पहले कि युनचे कुछ समझ पाता, स्वूश, एक लाल रोशनी चमकी और युनचे के हाथ से एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड गायब हो गई। होंगर उसे लेकर भाग रही थी। युनचे चिल्लाया, होंगर, वो डेविल स्वॉर्ड है, उसे मत खाना। लेकिन होंगर कहां सुनने वाली थी। वो बोली, मुझे खानी है, ये बहुत डिलिशियस दिख रही है, और वो भागने लगी। युनचे ने उसे पकड़ने के लिए अपनी पगेट्री, स्टेट और एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग सब यूज कर लिया। उसने स्पेस तक को चीर दिया, लेकिन भाई साहब, होंगर की स्पीड उससे भी ज्यादा थी। युनचे बस देखता रह गया। होंगर रुकी, अपना मुंह खोला और क्रैक, उसने उस एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड पर एक बड़ा बाइट ले लिया। वो स्वॉर्ड जो एंशिएंट एरा की थी, जिसे इविल गॉड सील भी नहीं तोड़ पाई थी, वो होंगर के दांतों के नीचे किसी बिस्किट की तरह टूट गई। क्रंच क्रंच
क्रंच। देखते ही देखते 10 सांसों के अंदर होंगर पूरी स्वॉर्ड खा गई और सिर्फ उसका हैंडल बचा। यूनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। होंगर ने पेट पर हाथ फेरा, एक डकार ली और बोली, मैं फुल हो गई, अब सोने जा रही हूं। और वो वापस काई पॉइजन पर्ल में जाकर सो गई। यूनचे अभी भी शॉक में था। ये लड़की आखिर है क्या? तभी उसे एक ख्याल आया, अगर होंगर ने डेविल स्वॉर्ड खाई है तो क्या उसकी खुद की हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड पर कोई असर पड़ा होगा? यूनचे ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड समन की। उसने हवा में हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने हिल्ट को पकड़ा, बूम! अचानक उसे लगा जैसे उसके हाथों पर किसी पहाड़ का वजन आ गया हो। स्वॉर्ड सीधे नीचे गिरी और जमीन से टकराते ही पूरा स्नो रीजन हिल गया और फीनिक्स बैरियर चकनाचूर हो गया। यूनचे ने पूरी जान लगाकर उसे पकड़ रखा था। उसके हाथ की नसें फट रही थी और चेहरा हरा पड़ गया था। यूनचे के दांत भींचे हुए थे, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी सिर्फ उस स्वॉर्ड को पकड़े रहने के लिए। होंगर की एबिलिटी यह है कि वो जितनी स्वॉर्ड्स खाती है, यूनचे की स्वॉर्ड उतनी ही हैवी और पावरफुल होती जाती है। अभी तक उसने 5 टायरेंट प्रोफाउंड स्वॉर्ड्स, 27 एम्परर प्रोफाउंड स्वॉर्ड्स और सैकड़ों स्काई प्रोफाउंड स्वॉर्ड्स खा ली थी। और अब एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड खाने के बाद हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड का वजन करीब 5 मिलियन किलोग्राम हो चुका था। यूनचे ने एक गहरी सांस ली और अपना पगेट्री गेट खोल दिया। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी एक्सप्लोड हुई और उसने पूरी ताकत लगाकर स्वॉर्ड को हवा में उठाया और एक सिंपल स्विंग किया। बूम! सिर्फ एक सिंपल स्विंग, बिना किसी टेक्निक के, और सामने का 5 किलोमीटर का स्पेस पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जमीन हवा में उड़ गई और वॉइड में गायब हो गई। यूनचे खुद शॉक में था। यह पावर इतनी ज्यादा थी कि अगर शुआनयुआन बेंटियन भी सामने होता तो वो आधा खत्म हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस एक स्विंग ने यूनचे के हाथों को नम कर दिया था। यह स्वॉर्ड अब इतनी हैवी हो चुकी थी कि पगेट्री स्टेट में भी इसे यूज करना मुश्किल था। यूनचे ने स्वॉर्ड वापस रखी और पसीना पोंछते हुए सोचा, इसे कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद यूनचे वापस फ्रोजन क्लाउड आसगर्ड की तरफ चला। लेकिन सीन यह था कि स्नो रीजन के ऊपर आसमान में बादलों के बीच 2 मिस्टीरियस फिगर्स खड़ी थी जो सब देख रही थी। एक लेडी व्हाइट कपड़ों में थी और दूसरी ब्लू कपड़ों में। व्हाइट कपड़ों वाली लेडी का चेहरा धुंधला था। वो बहुत बीमार लग रही थी और बार बार खांसी के साथ खून थूक रही थी। उसके साथ खड़ी लड़की का नाम शियाओलान था। व्हाइट कपड़ों वाली लेडी ने कहा, फ्रोजन क्लाउड आसगर्ड अब बदल गया है। नए आसगर्ड मास्टर यूनचे की वजह से ये जगह सेफ है। ये लेडीज असल में हायर रियल्म, स्नो सॉन्ग रियल्म से आई थी। व्हाइट कपड़ों वाली लेडी ने एक बहुत इमोशनल बात कही। उसने कहा कि उसकी लाइफ अब खत्म होने वाली है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन जब वो अपनी मेमोरी खोकर यहां रही थी तभी वो सबसे ज्यादा खुश थी। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो यहीं अपनी आखिरी सांस लेगी। शियाओलान रोने लगी, लेकिन उस लेडी ने कहा वो आ गया है, और उनकी नजरें नीचे यूनचे पर थी। नीचे जमीन पर यूनचे को सुलिंगर मिली। वो उसे पेस्ट्रीज खिला रही थी और दोनों बातें कर रहे थे। यूनचे थोड़ा परेशान था। उसने बताया कि लिटिल डेमन एम्प्रेस काई अभी भी ट्रीटमेंट के लिए मान नहीं रही है। यूनचे ने कहा, मैंने उसे 2 बार प्रपोज किया पर वो मुझे पीटने वाली थी। वो ट्रीटमेंट थोड़ा अजीब है, इसलिए वो मान नहीं रही। सुलिंगर हंसते हुए बोली, वो बिग ब्रदर यूनचे की वुमन है, फिर भी इतना शाय फील कर रही हैं। चलो कोई नहीं, मैं खुद जाकर उनसे बात करती हूं। यूनचे हैरान था, तुम जाओगी? सुलिंगर ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ भाग गई, ये कहते हुए कि शाम तक गुड न्यूज मिल सकती है। यूनचे सोच में पड़ गया कि क्या लिंगर सच में लिटिल डेमन एम्प्रेस को उस वियर्ड ट्रीटमेंट के लिए मना पाएगी। यूनचे भी जैसे ही जाने लगा, उसे एक अजीब फीलिंग आई। उसे लगा कोई उसे आसमान से देख रहा है। वो सही था। ऊपर बादलों में खड़ी वो व्हाइट कपड़ों वाली मास्टर और उसकी डिसाइपल शियाओलान हैरान थे। वो शॉक में थे कि यूनचे, जो पिछली बार सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म में था, इतनी जल्दी सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 5 पर कैसे पहुंच गया। इस वर्ल्ड में ऐसा प्रोग्रेस इम्पॉसिबल था। तभी नीचे फ्रोजन क्लाउड आसगर्ड के गेट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट होता है। फैंग हान्यू दौड़ते हुए आती है और यूनचे को बताती है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 4 पर है। यूनचे मौका देखकर अपनी ठरक स्टार्ट कर देता है। वो हान्यू की तारीफ करता है और बोलता है, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ी है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारी चेस्ट भी बड़ी हुई है या नहीं। हान्यू शर्माती है
मना करती है, लेकिन यूनचे उसे पकड़ लेता है। हानियो बोलती है, सिर्फ थोड़ा सा, और यूनचे वो अपनी लिमिटेशंस भूल जाता है। लेकिन सीन ये था कि ऊपर आसमान में खड़ी शियाओलान ये सब देख रही थी। वो एकदम लाल हो गई और चिल्लाई, ये आदमी कितना शेमलेस, वल्गर और हेटफुल है। ये उस इनोसेंट लड़की को बुली कर रहा है। व्हाइट कपड़ों वाली मास्टर भी डिसअपॉइंटेड दिखी। उन्होंने कहा कि लोग प्रोफाउंड वे के लिए अपनी डिजायर्स कंट्रोल करते हैं, पर ये आदमी बिना कंट्रोल के भी इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। शियाओलान को तो यूनचे अब एक नंबर का नीच इंसान लगने लगा था। तभी नीचे मुरोंग कियानशुए आ जाती है। यूनचे बिजली की रफ्तार से हानियों को छोड़ देता है और एकदम सीरियस आसगढ़ मास्टर वाला फेस बना लेता है। कियानशुए बताती है कि 2 और डिसाइपल्स ने एम्परर प्रोफाउंड रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है और उन्हें फ्रोजन क्लाउड विंट्री स्प्रिंग में बॉडी टेम्परिंग की जरूरत है। शियाओलान ने जब बॉडी टेम्परिंग सुना तो वो और भड़क गई। ये आदमी उन लड़कियों की बॉडी टेम्पर करेगा, ये तो पक्का फायदा उठाएगा। मुझे नीचे जाकर इसे पीटना चाहिए। लेकिन उसकी मास्टर ने उसे रोका। उन्होंने कहा, अब हमें चलना चाहिए। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कोल्ड स्टार रियल्म को एक बार देखूं। शियाओलान रोते हुए मान गई। उसने एक डायमेंशनल जेड निकाला और उसे एक्टिवेट किया। फॉर्मेशन खुलने ही वाला था कि तभी व्हाइट कपड़ों वाली मास्टर को जोर की खांसी आई और उनके मुंह से खून का फव्वारा निकल गया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो आसमान में खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिरने लगी। शियाओलान उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फॉर्मेशन में फंस जाती है। जब तक वो छूटती, उसकी मास्टर बहुत नीचे गिर चुकी थी। नीचे यूनचे ने आसमान से किसी को गिरते हुए सेंस किया। उसने ऊपर देखा और समझा कि ये कोई वुमन है जिसकी लाइफ फोर्स बहुत वीक है। वो तुरंत उड़कर ऊपर गया और उस गिरती हुई फिगर को हवा में कैच कर लिया। जैसे ही उसने उस वुमन को अपनी बाहों में पकड़ा, यूनचे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लेडी इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई फेरी। उसका चेहरा एकदम पेल था, लेकिन उसकी ब्यूटी इस वर्ल्ड से परे थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब यूनचे ने उसे चेक किया तो पाया कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। ये जहर उसकी लाइफ वेन, प्रोफाउंड वेन्स, बोन मैरो और यहां तक कि उसकी सोल में भी फैल चुका था। तभी ऊपर से शियाओलान पागलों की तरह चिल्लाते हुए नीचे आई, ए नीच इंसान, मेरी मास्टर को छोड़ दे। शियाओलान की स्पीड इतनी तेज थी कि यूनचे भी हैरान रह गया। 20 साल से कम उम्र की ये लड़की सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के 5th लेवल से भी ऊपर थी। शियाओलान रोने वाली थी और चिल्लाई, मेरी मास्टर को छोड़ दो। लेकिन यूनचे ने ग्रिप और टाइट कर ली और पूछा, पहले बताओ तुम हो कौन। यूनचे ने देखा कि व्हाइट कपड़ों वाली लेडी की हालत बहुत खराब है। उसे एक ऐसा पॉइजन दिया गया था जो पूरी लाइफ वेन और प्रोफाउंड वेन्स में फैल चुका था। इसका कोई इलाज नहीं था सिवाय स्काई पॉइजन पर्ल के। यूनचे ने चुपके से अपना बायां हाथ उस लेडी के चेस्ट पर रखा और रेज गॉड की पावर और स्काई पॉइजन पर्ल से उसका पॉइजन साफ करने लगा। शियाओलान ने जब यूनचे का हाथ अपनी मास्टर के चेस्ट पर देखा तो वो पागल हो गई। तू नीच आदमी, अपने गंदे हाथ हटा मेरी मास्टर से। उसने यूनचे को गालियां दी और अक्यूज्ड किया कि उसने पहले भी लड़कियों को गलत तरीके से टच किया था। यूनचे ने सबको इग्नोर किया और अपनी ट्रीटमेंट जारी रखी। लेकिन शियाओलान का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक ब्लू प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज की और मुरोंग कियानशुए पर अटैक कर दिया। यूनचे ने देखा कि ये अटैक बहुत डेंजरस है, इतना पावरफुल कि शुआनयुआन बेंटियन के लेवल का प्रेशर फील हो रहा था। यूनचे ने तुरंत स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो यूज किया, मुरोंग कियानशुए को धक्का दिया और खुद उस अटैक को अपने बाएं हाथ से रोका। बाम! एक जोरदार धमाका हुआ। यूनचे 300 मीटर पीछे घिसटता हुआ गया और उसका हाथ सुन्न पड़ गया। जहां अटैक टकराया था वहां जमीन पर कई किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई। सब शॉक थे। यूनचे, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रांग बंदा था, वो इस छोटी लड़की के सामने पीछे हट गया। शियाओलान ने एरोगेंस के साथ कहा, देखा मेरी ताकत। अगर मुझे मास्टर की फिक्र न होती तो तेरे दोनों हाथ तोड़ देती। अब मेरी मास्टर वापस दे वरना। लेकिन सीन ये था कि यूनचे ने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ा और शियाओलान को सबक सिखाने वाला था, लेकिन फैंग शुएर ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि लड़ाई से फ्रोजन क्लाउड आसगढ़ फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वैसे भी ये लड़की क्यूट है, बस अपनी मास्टर के लिए परेशान है। यूनचे थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने शियाओलान को टीज करने के लिए अपना हाथ फिर से उस बेहोश लेडी के चेस्ट के पास ले गया। शियाओलान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो बस गालियां दे पाई। उसने फिर से मुरोंग कियानशुए को पकड़ लिया और उसे आइस में सील करके हॉस्टेज बना लिया। यूनचे ने काम होकर कहा, सुन लड़की,
मुझे धमकी पसंद नहीं है। तेरी मास्टर मरने वाली थी, मैं उसे सेव कर रहा था। अगर मैं उसे अभी वापस कर दूं तो वो पक्का मर जाएगी। शियाओलान को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, झूठे, वो फ्लेम पॉइजन तो ग्रेट रियल्म वाले भी ठीक नहीं कर पाए। तू क्या करेगा? युनचे ने फैंग शुएर को इशारा किया और उन्होंने उस लेडी को वापस शियाओलान को दे दिया। शियाओलान ने अपनी मास्टर को गले लगाया और मुरोंग कियानशुए को छोड़ दिया। तभी वो लेडी होश में आई। उस लेडी ने कमजोर आवाज में पूछा, शियाओलान, क्या तुमने मुझे कुछ खिलाया? शियाओलान ने मना किया। लेडी हैरान थी। मेरा पॉइजन 30% कम कैसे हो गया? मैं तो मरने वाली थी। यह सुनकर शियाओलान के होश उड़ गए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।